हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। पहली वीडियो आप लोग जाकर के अवश्य देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे डाउट आपके पहले वीडियो से ही क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग अपने इस पॉलिटी की क्लास 2 पर चलते हैं, जहां आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, चीजों को ऐसा पढ़ें कि जिससे कम समय में चीजें ज्यादा तैयार हो जाएं, यही हमारा लक्ष्य है। तो हम लोगों ने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति क्यों हुई और होने के पीछे क्या कारण थे और क्रांति होने के बाद क्या परिवर्तन हुए। 1857 की क्रांति के बाद जो एक नया एक्ट बना, आज हम उस एक्ट पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद जो आपका सबसे पहला एक्ट आया, उसे बोलते हैं 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या हिंदी में जिसको जानना है वो लिख लेगा, भारत शासन अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। यहां तक आप सभी को कोई डाउट नहीं होगी। यहां कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये इसको लाने का कारण क्या है, ये पूछा जाता है। तो लाने का कारण कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इसको जो लाया गया था उसका कारण था 1857 की प्यारे क्रांति। ये क्या है, उसका सबसे प्रमुख कारण है। जब ये आया तो इसके तहत आपका जो सीओडी और बीओसी, ये दोनों क्या हो गए प्यारे, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, इन दोनों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, इनका काम खत्म कर दिया गया। तीसरा पॉइंट कहा गया आपका, अब जो है वो भारत का क्या होगा, वायसराय होगा। क्या होगा, वायसराय। और इस वायसराय की हेल्प के लिए इन्होंने एक भारत सचिव का पद बना दिया। भारत सचिव का जो पद है इसको बना दिया। और जो भारत के पहले वायसराय हैं वो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। बहुत ध्यान से समझना है आपको। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, सबसे पहला काम इन्होंने 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसका क्या किया था प्यारे, उद्वाचन किया था। उद्वाचन का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ा था। अब एक डाउट आएगा, उद्वाचन किया तो था लेकिन कहां किया था, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में किया था। और ये इलाहाबाद एक दिन के लिए आप कह सकते हैं ये बना था प्यारे भारत की राजधानी। क्या बना था, भारत की राजधानी। आपसे पूछा जाता है किस एक्ट के तहत इलाहाबाद भारत का एक दिन के लिए राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वो है प्यारे साथियों 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि उद्वाचन तो कैनिंग ने किया था, कब किया था, तो याद रखिएगा उद्वाचन किया था 1 नवंबर 1858 को, और भारत जो राजधानी बना था 1 नवंबर 1858 को। अब पूछेगा किसी स्थान पर कहां पर उद्वाचन किया था प्यारे, तो मिंटो पार्क में। कहां, मिंटो पार्क में जो है इसका उद्वाचन उन्होंने किया था। ये भी आपसे पूछा जाता है। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। भारत सचिव का पद बनाया गया, और ये जो सचिव होता था ये ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री होता था। क्या होता था, जो ब्रिटिश सरकार है उसका क्या होता था प्यारे, एक कैबिनेट मंत्री आप कह सकते हैं। कैसा मंत्री, कैबिनेट मंत्री होता था, जिसे भारत सचिव का पद दिया जाता था। और कहा गया कि इसके साथ 15 सदस्य, जो 15 सदस्य हैं,
इनकी एक कार्यकारिणी रहेगी, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया, जिसमें इनको दो भागों में तोड़ा गया। एक आपके जो है कह सकते हैं 8 सदस्य थे, ठीक है, और एक आपके 7 सदस्य थे। ये आपको जानना है। भारत सचिव का पद बनाया गया, ठीक है। अभी मैं भारत सचिव को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले इतना आपको एक चीजों को एक वे में समझना है। जो भी इसको नोट करना चाहे वो लोग जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, ठीक है, या इसे कहा जा सकता है पहला भारत का वायसराय। क्या किया इसने? उद्वाचन किया, पढ़ा कहाँ? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को। और इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनता है, इतना आप सभी को याद करना है, ठीक है। चलिए अभी मैं भारत सचिव को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक चीज और जान लीजिए, ये जो 8 सदस्य थे ये क्राउन से थे, और जो ये थे ये कंपनी के होते थे, ठीक है। और कहा गया कि इनके पास कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो। क्या हो? 10 वर्षों का अनुभव हो। कहां? भारत में कार्य करने का। भारत में कार्य करने का इनके पास कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि भारत सचिव, तो पहले भारत सचिव बनते हैं आपके चार्ल्स वुड। कौन बनते हैं? चार्ल्स वुड आपके पहले भारत सचिव बनते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चार्ल्स वुड पहले भारत सचिव बनते हैं। जो ये वायसराय, और आपका समझिएगा, जो ये वायसराय है इसे वर्तमान का क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्तमान का राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। वो यहीं से शुरू हुआ। और जो ये भारत सचिव है इसे बोला जाता है वर्तमान का प्रधानमंत्री। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। मैं यहां पे समझा देता हूं। तो आपके जो पहले सचिव हैं वो कौन थे? सभी को पता है, वो थे वुड महोदय, चार्ल्स वुड। और इन्होंने क्या किया था? 1854 में वुड डिस्पैच लाया था। क्या? वुड डिस्पैच लाया था। और इसने कहा कि जो शिक्षा है वो शिक्षा किसमें दी जानी चाहिए? शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। और दूसरा इसने क्या कहा था? इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए इसे क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसी के तहत 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने, नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था। पहली बार बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन महोदय के द्वारा पेश किया गया था। यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट जरूर कर सकता है। आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिएगा। साथ साथ अगर आप बनाते चलेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो जल्दी से आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है आपका 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं और चलते हैं आगे। चलिए किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो प्यारे तो कमेंट करिएगा। हमारा उद्देश्य रटाना नहीं सिखाना है। शिक्षा के क्षेत्र में सीखने पर बल देना है। देखिए आप रट लेते हैं लेकिन चीजें आपको भूल जाती हैं। तो रटना नहीं है, समझना है, और समझ करके अगर हम पढ़ेंगे तो शायद चीजें लंबे समय तक मेमोराइज रहेंगी, ठीक है। उन्हीं चीजों को लिखवाया जाएगा, उतना ही लिखवाया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
ये जान लीजिए, एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये आपकी शार्ट नोट्स है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो आता है वो आता है प्यारे 1861 का, आप कह सकते हैं भारत परिषद अधिनियम। क्या आता है, थोड़ा सा ये भी सूखा नहीं, इसको सूख जाने देते हैं। 1861 का क्या आया था प्यारे साथियों, भारत परिषद अधिनियम। दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें कुछ चीजों पर चर्चा की गई है और जिन चीजों पर चर्चा की गई है उन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया है, ये अधिनियम खास करके हमारे संविधान का सूत्रपात करता है। कहा जा सकता है संविधान का बीजांकुरण कहां से देखने को मिलता है, तो यहीं से मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट याद आपको रखना है कि संविधान, जो आप संविधान पढ़ते हैं, इसका पहली बार सूत्रपात कहां से हुआ था, तो आप कहेंगे इसी भारत शासन अधिनियम से हुआ था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम हुआ था, जो भारत का वायसराय है, कौन था, कैनिंग। तो जो भारत के वायसराय महोदय हैं, इनसे कहा गया आप पोर्टफोलियो सिस्टम बनाइए। क्या बनाइए, पोर्टफोलियो सिस्टम आपको तैयार करना है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कहिए या इसी को प्यारे कहते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। क्या कहते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम या मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है, इसकी क्या पड़ती है प्यारे, इसकी नींव अर्थात इसकी शुरुआत होती है, या इसे ही विभागीय वितरण प्रणाली भी कहते हैं। विभागीय वितरण, ठीक है, प्रणाली भी इसे कहा जाता है। ये आपको नोट करना है प्यारे। ठीक है, तो भारत का जो वायसराय है उसे कहा गया कि आप पोर्टफोलियो सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या विभागीय वितरण की प्रणाली की नींव डालता है। और जो भारत का वायसराय है, इससे कहा गया कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो 6 माह तक ये क्या रहेगा प्यारे साथियों, प्रभावी रहेगा। यहीं से हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति महोदय जो अध्यादेश जारी करते हैं, इसकी पहली बार झलक कहां देखने को मिली थी, तो प्यारे इसी भारत का जो वायसराय है, पोर्टफोलियो सिस्टम, मंत्रिमंडलीय विभागीय वितरण प्रणाली की नींव डालता है और इसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है कि अगर सदन नहीं है और किसी विषय पर कानून बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या हुआ था प्यारे, शासन का विकेंद्रीकरण हुआ था। शासन का विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, अब जो विधि है, ये विधि बनाने का जो अधिकार है, आप कह सकते हैं विधि बनाने का जो अधिकार है प्यारे, वो बंबई, ठीक है, बंबई और मद्रास, आप कह सकते हैं बंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को फिर से दे दिया गया है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। बंबई और मद्रास, इन प्रेसिडेंसियों को पुनः जो है विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया और कहा गया कि अब आप पुनः विधि बना सकते हैं। अगर आपसे पूछे ये छीना कब गया था, तो आपको मैंने बताया था 1833 के अधिनियम के तहत शासन का क्या हुआ था, शासन को केंद्रीकृत किया गया था या केंद्रीकरण हुआ था और इसके तहत विधि बनाने का अधिकार बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से छीन लिया गया था। तो कह सकते हैं कि
61 के भारत परिषद अधिनियम में शासन का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शासन को तोड़ देना कई हिस्सों में, तो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया शुरू हुई। विधि बनाने का अधिकार बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को दिया गया। जो अगला चौथा बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो हुआ था 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना, 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो प्यारे आपको ट्रिक बता देता हूं, KBM ट्रिक है। ये क्या है? एक ट्रिक है, लिख लो, ये बढ़िया ट्रिक है। K से आप कह सकते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, B से आप कह सकते हैं बंबई हाई कोर्ट, और M से आप कह सकते हैं मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसी के तहत 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। यहां तक किसी को हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे। 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हो रही है, KBM कलकत्ता, बंबई और मद्रास। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हो रही है। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा, नोट डाउन करते आपको चलना है। ये नोट्स आप लोग बना लीजिए जल्दी से, ये शॉर्ट नोट्स है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। एक शॉर्ट नोट्स है जो आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का भी ये काम कर देगी। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको अलग से प्यारे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है 1892 का, 1892 का भारत, जल्दी से पहले इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बता देता हूं, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम छोटा सा है, यहीं पर जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जो बजट है, बजट पर बहस का अधिकार मिला। किसका? बहस का अधिकार मिला है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, कह सकते हैं ट्रिक। तो ट्रिक ऐसे याद रखिएगा, बा से आपका क्या होता है प्यारे? बजट, और बा से होता है बहस, और बा से ही होता है 92, ठीक है। तो बा से बजट, बा से बहस, बा से 92। 92 में बजट पर बहस का अधिकार दिया गया था, बजट पर बहस का अधिकार दिया गया था। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा काम हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इसकी क्या हुई थी प्यारे? इसकी हुई थी, आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वह है जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता क्या करती है? वोट जो है देती है। मतलब जनता प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि वोट देते हैं। तो कह सकते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहां से देखने को हमें मिलती है। तीसरा हमने एक ट्रिक आपको बताया, बजट, बहस और 92, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट और है प्यारे, जल्दी से मैं उसकी चर्चा कर देता हूं। चलिए, ठीक है, चलिए जल्दी से। एक दो चीजें आपको याद रखना है। तीसरा, एक तो 1907, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 1907 याद कर लेंगे तो इसके बाद आपको याद करना है चौथे नंबर पर 1908। 7 में क्या हुआ था? 8 में क्या हुआ था? 7 में आया था हाब हाउस कमेटी। क्या आई थी? हाब हाउस कमेटी। और ये जो हाब हाउस कमेटी है, इसने कहा था कि शासन का क्या हो? विकेंद्रीकरण हो। तो पहली बार शासन के विकेंद्रीकरण की बात हाब हाउस कमेटी में की गई थी। ये आप सभी को याद रखना है। किस कमेटी में की गई थी? हाब हाउस कमेटी में शासन के विकेंद्रीकरण की बात पहली बार यहीं देखने को मिलती है। 1908 में आई थी अरुंडेल समिति। क्या? अरुंडेल समिति। और इसी अरुंडेल समिति, इसकी जो सिफारिश थी, ठीक है, इसकी जो सिफारिश थी, इसी को लागू करने के लिए लाया गया 1909 का अधिनियम। क्या लाया गया? 1909 का
अधिनियम आपका आता है, जिसे भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम इसी को लागू करने के लिए लाया गया था। आप लोग जल्दी से इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, शार्ट नोट्स की प्रक्रिया भी आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिए होंगे। ये कह सकते हैं एक प्रकार से आपकी शार्ट नोट्स है। ठीक है प्यारे, ये शार्ट नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एग्जाम में आप इसको बहुत तीव्र गति के साथ रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, चीजों को बहुत कहानी के रूप में लिखने से कुछ नहीं होता है। चीजें कितनी आप एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चीजों को बहुत ज्यादा लिख लेना ये सबसे बड़ी चीज नहीं है। फिर से प्यारे साथियों बात करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि चीजें कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, उतनी ही चीजों को पढ़िए जितना आप एग्जाम हॉल में ले जा सके। ठीक है, तो आप कम पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। स्मार्ट तरीके का मतलब होता है शार्ट नोट्स बना करके पढ़िए, जिससे आप लंबे समय तक चीजों को अपने दिमाग में स्टोर कर सकें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो 1909 का अधिनियम हमें पढ़ना है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। तो ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 का है, ये आपके लिए प्यारे साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अभी तक जितनी भी चीजें आपको करवाई गई है वो सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। ठीक है, जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 1909 का, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे प्यारे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। मार्ले हैं आपके जो हैं, ठीक है, मार्ले मिंटो, अभी आगे चर्चा करता हूं। चलिए, कहा जाता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें कुछ चीजों पर डिस्कशन किया गया था, वो चीजें हमें जानना है। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें आप सभी को क्या जानना है मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें देखिए, सबसे पहले सांप्रदायिक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की इसकी हुई शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और ये किसके लिए था, ये था मुस्लिमों के लिए। किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। अब आइए समझते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है। देखिए, ये एक क्षेत्र है, ये क्या है, एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर कौन है, हिंदू, ठीक है, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। मान लीजिए एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो रहते हैं। ठीक है, सभी को समझना है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है। चलिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अब कभी आपको नहीं भूलेगा। ये एक क्षेत्र है, ठीक है, और एक चीज और जान लीजिएगा, जो मार्ले हैं, यहां लिख देता हूं, मार्ले साहब कौन है, सचिव। कौन है, सचिव। मिंटो साहब कौन है, वायसराय। कौन है, वायसराय। और मिंटो को क्या कहा जाता है, मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन
प्रणाली, इसके वो जनक माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और मार्ले का एक बहुत फेमस कथन है, मार्ले साहब ने मिंटो से कहा, हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा। इस सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को लेकर के ये कथन कई बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। आइए समझते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है। बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की। ठीक है, शुरू हुआ केवल मुस्लिमों के लिए था। ठीक है, आप कह सकते हैं किसके लिए था, केवल, केवल किसके लिए, मुस्लिमों के लिए था। एक क्षेत्र है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि कैटेगरी के लोग रहते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहती है कि इस क्षेत्र में एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ठीक है, और ये कौन होगा, ये मुस्लिम है। कौन है, मुस्लिम है। अर्थात उम्मीदवार, उम्मीदवार क्या होगा, मुस्लिम उम्मीदवार होगा। और इस मुस्लिम उम्मीदवार को वोट कौन देगा, सिर्फ मुस्लिम, मुस्लिम ही। कौन देगा, मुस्लिम ही। अर्थात इस क्षेत्र से केवल मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा और इस मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम व्यक्ति ही वोट देगा। न हिंदू देगा, न हिंदू देगा, न सिख देगा, न ईसाई देगा, न आदि देगा। केवल और केवल मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम व्यक्ति ही वोट देंगे। तो बताइए ना, इसी को कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। शायद अब आपको कभी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली नहीं भूलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब आप लोग अगर इसको समझ गए, ऐसे डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी में, ये चीजें आपको कभी भूलेंगी नहीं। ठीक है, चलिए चलिए, इसमें अब ऐसा कोई चीज नहीं है जो इम्पोर्टेंट बचता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग 1919 के भारत परिषद अधिनियम के। चलिए बात करते हैं, अगला टॉपिक है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अगला टॉपिक है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इसे क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, ये आपके मॉन्टेग्यू साहब क्या थे, ये सचिव थे, और ये आपके क्या थे, वाय सराय थे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, सचिव आपके मॉन्टेग्यू और वायसराय आपके चेम्सफोर्ड। इसके तहत सबसे पहला काम क्या हुआ, ठीक है, केंद्र में जो आपका कह सकते हैं द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई। क्या हुई, द्विसदनीय। ठीक है, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, कह सकते हैं आप दो सदनीय विधानमंडल की शुरुआत यहां पर हुई। ठीक है, चलिए नोट करते हैं हम लोग किसकी शुरुआत हुई, तो आप कह सकते हैं द्विसदनीय विधान मंडल की शुरुआत हुई। एक आपका क्या है,
केंद्रीय विधानसभा और दूसरी है आपकी राज्य परिषद। यहां कुल टोटल 145 सदस्य थे, जिसमें 104 का क्या होता था, निर्वाचन, और 41 सदस्यों का क्या होता था, मनोनयन। यहां आपके कुल 60 सदस्य थे। इन 60 में आपका 26 का होता था निर्वाचन और 26 का होता था मनोनयन और 34 का होता था निर्वाचन। ये आपके जो सदस्य हैं इनके बारे में जानकारी है। ठीक है, चलिए 26 आपके मनोनीत होते थे, 34 का आपका क्या होता था प्यारे साथियों, निर्वाचन होता था। तो जल्दी से आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसको। चलिए दूसरा काम इसने किया, इसने कहा कि हम करेंगे जो विधायी विषय हैं, विधायी विषय का इसने क्या कर दिया, इसने बंटवारा कर दिया प्यारे साथियों। क्या कर दिया, विधायी विषयों का बंटवारा कर दिया गया। एक हस्तांतरीय और एक अहस्तांतरीय। इस पर विधि कौन बनाएगा, द्विसदनीय विधानमंडल, और स्वीकृति कौन देगा, वायसराय। और इस पर विधि कौन बनाएगा, तो विधि वायसराय की कार्यकारिणी। कौन, कार्यकारिणी। और इसको स्वीकृति कौन देगा, वायसराय महोदय इसको स्वीकृति देंगे। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। विधायी विषयों का बंटवारा किया गया दो भागों में, हस्तांतरी अहस्तांतरी। इस पर विधि द्विसदनीय विधानमंडल बनाएगा जो केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद है। स्वीकृति के लिए इसको वायसराय महोदय के पास जाना पड़ेगा। वर्तमान में जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा कोई भी विधि बनाती है तो स्वीकृति राष्ट्रपति महोदय ही देते हैं। उसी तरह अहस्तांतरीय विषय पर विधि वायसराय की कार्यकारिणी बनाएगी और स्वीकृति जो है वो वायसराय महोदय देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है तीसरा, कहा जाता है पहली बार जो महिलाएं हैं तो महिलाओं को मताधिकार दिया गया। क्या दिया गया, मताधिकार दिया गया। चौथा पॉइंट, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष चुनाव जो आपकी प्रणाली है उसकी क्या हुई प्यारे, उसकी शुरुआत हो गई। और वोट देने का जो अधिकार है वो किसके पास रखा गया, जिसके पास संपत्ति है। अगर आपके पास संपत्ति है तो आप वोट दे सकते हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो आप वोट दे सकते हैं, और अगर आप शिक्षित हैं तो आप वोट दे सकते हैं। शिक्षित, व्यापारी और संपत्ति धारक को वोट देने का अधिकार दिया गया। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार इसी के तहत दिया जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी कुछ चीजें इसमें और हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए जल्दी से आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीजें इसमें और हैं जिस पर हमें अभी चर्चा करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हम उसको आपको बताएंगे। ठीक, चलिए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप चीज़ों को कमेंट कर दीजिए, फटाफट उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जिसके पास है प्यारे वो वोट दे सकता है, जो शिक्षित है वो वोट दे सकता है, और जो व्यापारी है वो वोट दे सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं आगे।
कह सकते हैं प्रांतों में द्वैध शासन ये लागू कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 1921 से इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को 1 अप्रैल 1921 से लागू कर दिया जाता है। इसके जनक कौन है? लायोनिल कार्टिस। इसके क्या माने जाते हैं? जनक। और इनकी एक बुक है डॉयरकी, इसी में इसकी चर्चा इन्होंने सर्वप्रथम किया हुआ था। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। द्वैध शासन व्यवस्था आपसे पूछा जाता है ये कितने प्रांतों में लागू थी? कितने प्रांतों में? तो 8 प्रांतों में आपकी ये व्यवस्था लागू थी। अब समस्या आती है इन 8 प्रांतों को हम याद कैसे करें? ठीक है, इन 8 प्रांतों को याद कैसे करें? तो इसके लिए मैंने एक बहुत सुंदर ट्रिक बनाई है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, यूपीए ने कहा 2 बम 2। ये ट्रिक याद कर लो। अगर द्वैध शासन प्रणाली जिन 8 प्रांतों में लागू थी उसकी ये प्यारे साथियों बहुत सुंदर ट्रिक है, और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। 8 प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू थी उसकी ट्रिक है, ऊ से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, पी से हो जाएगा आपका पंजाब, ए से हो जाएगा असम, 2B का मतलब बंगाल और बिहार, ओ का मतलब उड़ीसा, 2M का मतलब, ठीक है, महाराष्ट्र और मद्रास। प्यारे ये 8 प्रांत हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्हीं 8 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू थी। क्या जबरदस्त ट्रिक है। यूपीए ने कहा 2 बम 2, 8 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू थी। तो यू से उत्तर प्रदेश, पी से पंजाब, ए से असम, 2B का मतलब बंगाल और बिहार, ओ का मतलब उड़ीसा, 2M का मतलब क्या है? महाराष्ट्र और मद्रास। रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेस, ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्या हुआ? 1920 में लोक लेखा समिति का गठन हुआ। क्या हुआ? लोक लेखा जो समिति है इसका क्या हुआ प्यारे? इसका गठन कर दिया जाता है। तो लोक लेखा समिति का गठन 1920 में, और कैग का पद बनाया गया। कैग के पद का क्या किया गया? सृजन। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के पद का क्या कर दिया गया? निर्माण कर दिया गया। ठीक है, एक और काम किया जाता है, परिसंघ आयोग के गठन का प्रावधान। क्या? परिसंघ आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है प्यारे। ठीक है, चलिए आज हम लोग 1909 के भारत परिषद अधिनियम तक अपनी इस क्लास को रोकते हैं। एक क्लास में भारत शासन अधिनियम 1935 का डिटेल में अध्ययन करेंगे, और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो 3 फेजेस में हम लोग इस पहले टॉपिक को कवर करेंगे। अगला टॉपिक जो आएगा वो आने वाला है संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण की मांग, इसकी भी चर्चा करेंगे।
फिर चीज़ों को आगे हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का आप सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।